मिलके साथ निभाओ रे, मिलके साथ निभाओ रे, इनकी शुद्ध यात्रा को सब मिलके सफल बनाओ रे, मिलके सफल बनाओ रे, पूरे साथ सब मिलके साथ निभाओ रे, मिलके साथ निभाओ रे। हाँ जी विजेंद्र और आलोक जी साथ एक मिनट सर एक मिनट सर चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, राम जी पिन्ना आपने लाइसेंस बना था मेरा भी सीखा है आलोक है कौन सी कंपनी की पूछ रहे छोटा भाई करता है यहाँ पे सोनू है अरे सोनू कहाँ गया सोनू बंसल ओ बेटा बेटा साइड वाला दूध है हाँ जी एक कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। हाँ कल नहीं आएंगे
मन्नू 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 सर रोल साहब डॉक्टर साहब भाई सूरजवाल अशोक आराम से सुनो भाई जान। आज कांग्रेसियों में एक नया खून आ गया है, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा जोश आया हमारे अंदर भी। किशोर साहब आज यहाँ आए पैदल यात्रा के दौरान, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी बेबाक जबान के धनी हैं, डरते नहीं है किसी कुछ कहते हुए, वो पूरी जरूर होगा। हल्का की जनता की ओर से आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का बड़ा अच्छा माहौल है। जो यहाँ पे पूर्व एमएलए साहब थे कांग्रेस पार्टी से, धर्मसिंह छोकर, वो आज भी पॉपुलर है यहाँ पे। चलो कोई कारण बन जाते हैं, कोई बात हो जाती है, लेकिन यहाँ के जो उनके वर्कर हैं अभी भी सॉलिड हैं और आपके साथ हैं तय दिन से, तन मन धन से। और आपने तो बहुत त्याग किया है कौमिक सेवा के लिए, बढ़िया से बढ़िया नौकरी छोड़ दी, जिसके पीछे लोग करोड़ों रुपए खर्चे हैं। आपकी भावना है दिन के अंदर सेवा करने की, इसलिए आपके तो बहुत ही हल्कावासी सारा हरियाणा ही आपको शुक्रगुजार है। तो मैं तो चाहता हूँ भगवान करे भैया आप दिन दुगनी रात दुगनी तक घटेगा, रक्षा का विकास कराओ, हरियाणा का भी विकास कराओ। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। अरे वो ठीक है भाई, ये हमारी पिस्तौल ही नहीं बनवा रहा है। अभी तुरंत याद आया, इतने सालों से मैं भूल गया था। मैं इस दिन गया था, तो यहाँ मेरी दूसरी पोस्टिंग थी, तो शुरू में आदमी को पढ़ने का शौक रहता है, कायदे कानून पढ़ दो जरा। तो मैंने वो मोटर व्हीकल एक्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया। तो रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी पासिंग होनी जरूरी होती है, और पासिंग आपको किसी दफ्तर में नहीं मिलेगी। फिजिकल गाड़ी कोई नहीं देखता। मैंने अपने दफ्तर वाले बुलाया, मैंने कहा भाई मैं तो फिजिकल देख के फिर करूँगा। बोले जी वो तो कभी हुआ है नहीं। मैंने कहा लेकिन कानून में है। बोले जी इतनी गाड़ी खड़ी क्यों करेंगे? मैंने कहा दिन निर्धारित कर दो। तो हमने शनिवार और इतवार 2 दिन निर्धारित कर लिए कि सुबह सिर्फ गाड़ियों की इंस्पेक्शन होगी। और इंस्पेक्शन भी क्या किया आपने, बेसिकली रजिस्ट्रेशन में जो उसका इंजन नंबर है, चेसी नंबर है, वो मिलाने हैं कि भाई अब आए गाड़ी है। तो शुरू कर दिया, तो ठीक था। एक दिन मेरे पास कोई आया, तो जान पहचान की सिफारिश करा गया, और 2 गाड़ियाँ, उस टाइम में गाड़ी नई नई आई थी, मित्सुबिशी लांसर, 2 गाड़ियाँ थी, जिनकी रजिस्ट्रेशन करानी है। मैंने कहा पता होना दे रखा था कहीं का। मैंने कहा वैसे तो मैं नहीं, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे को मैं करता हूँ। मैंने कहा आप गाड़ियाँ अभी ले आओ, आपकी मैं अभी कर देता हूँ। ना नुकर करें, ना नुकर करें। मैंने कहा गाड़ी देखे बना नहीं करता मैं। सही बात। तो अगले दिन फिर आए। मतलब असलियत तो ये है कि दोनों गाड़ी जब पंजाब से आने लग रही थी, एक्सीडेंट हो गई, और क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं थी इसलिए इंश्योरेंस को नहीं। तब मेरे को समझ में आया कि इंस्पेक्शन इतनी जरूरी क्यों है।
डीएसपी ऑफिस में हुआ करती जी, आपने यहाँ भी आए थे जी, आप बात बताइए। मेरे को पता नहीं कौन सा मैदान था वहाँ करते थे, नहीं यही करते होंगे। बाजार में बाजार में निकल गया व्यवहारिकता और कानून में तालमेल जो है ना वो बिठाना नहीं आता। ठीक है, टेक्निकल एक दूसरा अब जैसे आज पहला प्रोग्राम हमारा आटा का अड्डे का और पहला गांव था आटा जो मैं यहाँ SDM करने के बाद गया, लेकिन गया किस चीज़ के लिए था? डिमोलिशन पर घरों के लिए बताने जाऊँगा। मैंने कहा जिनके नीचे उनके नाम तक याद हो तो भाई सब काम हुआ यार देर तो भाई हमें पथ यात्रा पहुंची जो 75वां हल्का बता रहे थे, और समालखा में कैसा सवाल? नहीं, समालखा से देखिए मेरा बड़ा आत्मीयता का रिश्ता है, क्योंकि जब नई नई नौकरी शुरू हुई थी मेरी, तो ये दूसरा स्टेशन था जहाँ मैं पोस्ट हुआ था। तो 1 साल मैं यहाँ SDM रहा हूँ समालखा में, और यही बिल्कुल बगल में जो आपके अनाज मंडी है, तो यहाँ पे मेरा दफ्तर भी था, और दफ्तर के ऊपर ही घर था। तो नई नई नौकरी की शुरुआत थी, नई नई गृहस्थी की शुरुआत थी, तो उस टाइम की बहुत यादें हैं मेरी समालखा के साथ। और जहाँ तक यात्रा का सवाल है, यात्रा तो आटा से शुरू हुई थी, उसके बाद जुरासी के बाद माछरौली के बाद करंज, और उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं। यात्रा को तो जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है लोगों का, यही कारण है कि हम इतनी मजबूती से पहुँच पाए। नहीं तो 75 हल्के में तो मतलब इतनी लंबी यात्रा हो सकता है, अगर आपको समर्थन ना मिला होता लोगों का तो बीच में थक हार के बैठ जाते। लेकिन ये तो लोगों का प्यार ही है जो यात्रा को चलाया जा रहा है। सब अपना IAS की नौकरी छोड़ करके राजनीति में प्रवेश किया, तो ये व्यवस्था पर जो परिवर्तन की जो बात है, आपको लगता है सिस्टम में रहकर आप नहीं कर सकते थे जो राजनीति में कर सकते हैं? अफसर कुछ नहीं बदल सकता। अफसर को तो संवैधानिक तौर पे भी जो व्यवस्था है उसके अनुसार काम करना होता है। अगर वो उससे राइट लेफ्ट करता है तो अनुशासनहीनता हो जाती है। वो ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका ये काम है कि व्यवस्था कैसी हो, कौन सी हो, किस तरह से चले। अफसरों की भूमिका तो जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन राज में आती है उनको तो उनके अनुसार और संविधान की सीमाओं में रह के काम करना पड़ता है। तो परिवर्तन अगर कोई पॉलिटिकल सोच है, अफसर उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं यदि वो लोग सरकार में हैं। अन्यथा तो मुश्किल है। अन्यथा वो अपना ठीक है, अपने जिस क्षेत्र में वो काम कर उसको बेहतरी कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। सब आप कांग्रेस की जो विदेश उसके मामलों के भी मंत्री सचिव उपाध्यक्ष हैं, तो सर इसमें हमारी जो भारत सरकार है उसकी विदेश नीति को लेकर क्या कहेंगे सर? क्या देखिए, अब तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे सामने जिस पाकिस्तान को हम दिन रात तिरस्कृत करते थे, वो आज के दिन दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई को रुकवाने में उनकी भूमिका है, और हम कहीं नहीं खड़े। ये हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा फेलियर है, और इसका सीधा सीधा कारण ये है कि जो हमारी 70 साल से विदेश नीति चली आ रही थी उसको इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। और अमेरिका और इजराइल के साथ आप संबंध अच्छे कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं, दोनों शक्तिशाली मुल्क हैं, लेकिन आप उनके पिछलग्गू बन गए। और जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो दुनिया में आपकी जो एक इज्जत है वो स्वाभाविक तौर पर कम हो जाती है। तो यही हुआ। अब जो ईरान के साथ इतनी बड़ी लड़ाई हुई, हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमें कोई बुला नहीं रहा। और आज अगर आपने देखा हो वो जो युद्ध विराम हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति, ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सब में पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई है उसकी तारीफ होने लग रही है, और हम कहीं नहीं खड़े। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री विश्व गुरु गए हैं, तो विश्व गुरु का जो उनको पैर छूते हैं वहाँ दूसरे देश को बस इन्हीं चीज़ों में खुश रह गए, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि इनकी आप थोड़ी सी चापलूसी सी कर दो, इनको उसमें खुशी मिल जाती है। तो उनको तकमे लगा देते थे, मेडल पहना देते थे,
गयाना टाइप किसी देश में गए जहाँ भारतीय मूल के कुछ लोग हैं, किसी ने पाँव के हाथ लगा दिया, किसी इस्लामिक देश ने मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी, ये उसको विदेश नीति मानने बैठे। विदेश नीति वो होती है कि समय पर कौन विदेश का देश जो है आपके साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर वो घड़ी थी, आपके साथ नेपाल और भूटान तक नहीं आए, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए हम कहाँ। और दूसरा, आज के दिन जो एक बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है, इंदिरा गांधी जी ने जो 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश बना, आपका ईस्टर्न फ्रंट सदा के लिए सिक्योर कर दिया था, इन्होंने 11 साल में सत्यानाश कर दिया। आज के दिन वो देश, सरकार नहीं, पूरा देश आपके विरोध में खड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए बांग्लादेशियों के लिए जो भाषा का इस्तेमाल होता है, और अभी भी आप बंगाल और असम के चुनाव देखिए, ऐसा लगता है वो बंगाल और असम के मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा, वो बांग्लादेश के घुसपैठियों पे होने लग रहा है। तो आप किसी देश को जब इस तरह से तिरस्कृत करोगे तो वही नतीजा होगा जो हमारे सामने है। इन्होंने विदेश नीति को विदेश नीति नहीं समझा, ये विदेश नीति करते थे अंदर का राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए, और इसीलिए आज के दिन इतनी बुरी तरह से हम अलग थलग पड़े। चारों तरफ तूती बोल रही है, कहाँ बोल रही है, कहाँ बोल रही है यार। एक देश तो बताओ जो आपके साथ खड़ा हो। आप पे आतंकी हमला हुआ था, उसका हमने जवाब दिया था। किसी एक देश ने हमारे कदम के लिए ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पे अटैक करके भारत ने बहुत अच्छा काम किया। सब ने वो पोली बात होती है ना कि आतंकवाद की हम घोर निंदा करते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भारत ने जो पाकिस्तान पे एक्शन लिया है उसकी हम सपोर्ट करते हैं। एक भी देश ने नहीं। से आपका 186 दिन हो गए यात्रा को जी, पूरे हरियाणा तकरीबन पूरा कर चुके, 75 हल्के आप कर चुके जी। तो ऐसी क्या समस्या है जो प्रदेश की जो सबसे बड़ी आप मानते हैं? देखिए, वैसे तो जो हमारी यात्रा है उसका जो मूल उद्देश्य है वो तो सद्भाव और आपसी भाईचारे का ही है, जिसमें बीजेपी तनाव पैदा करके रखना चाहती है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे हमारे प्रदेश के स्तर पे हो। लेकिन उसको अगर आप अलहदा भी रखते हैं तो जो मुद्दे हैं, सबसे भयंकर मुद्दा तो बेरोज़गारी का। चारों तरफ आप कहीं चले जाइए हरियाणा में, बेरोज़गारी मुँह बाए खड़ी है, जहाँ भी आप जाएंगे। और इतनी भारी संख्या में ये जो गैर कानूनी तरीके से बच्चे विदेश की तरफ दौड़ रहे हैं, वो इसीलिए है कि यहाँ कोई उम्मीद ही नहीं है किसी भी प्रकार का रोज़गार। इनको सरकार में तो वैसे ही बंद करने लग रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर के लिए कहते थे हम स्किल करेंगे इनको, हम इनको कौशल प्रदान करेंगे। कौशल जैसा प्रदान हुआ वो आप सबको पता ही है। तो बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिलने लग रहा है। हाँ बिल्कुल, 1711 पीजीटी के लेक्चरर लेने थे, 39 सेलेक्ट किए हैं। पर्ची खर्ची को अपनी जेब में रखो सारे के सारे। नौकरी नहीं है तो पर्ची खर्ची का करोगे क्या? चार उदाहरण दे सकता हूँ मैं पिछले 6 महीने के। एक तो 1711 पीजीटी वाले, उससे एक महीना पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होने थे 513 इंग्लिश के। उन 513 में क्वालिफिकेशन जो थी उस एग्ज़ाम के लिए वो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस पीएचडी या एनईटी क्वालिफाइड, उससे ऊपर कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। उसमें क्राइटेरिया लगाया कि 35% नंबर भी आने चाहिए। भर्ती हुई है एक हफ्ता पहले असिस्टेंट प्रोफेसर अगेन मैथमेटिक्स के, 112-114 लेने थे, 4 सेलेक्ट किए। मतलब तो ये कह रहे हैं हरियाणा में इन नौकरियों के लायक बच्चे ही नहीं बचे। और एक महीना पहले हमारे 42 बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए, IAS के इम्तिहान। मतलब यूपीएससी हम क्रैक कर सकते हैं, आपकी HPSC नहीं हो रही। मतलब मखौल बना रखा है पर्ची खर्ची का अपना। लेकिन ठीक है, लोग बैठते हैं किसी कारण से। तो कांग्रेस के पास क्या समाधान है? समाधान तो ये है जी, कांग्रेस आज के दिन भी 3 इलेक्शन हारने के बाद भी बीजेपी से कहीं ज़्यादा भारी राजनीतिक दल है हरियाणा में, बशर्ते हम अपना घर ठीक करें। वो है समस्या। उसकी कुछ शुरुआत हुई है, ये जो नया संगठन बना है, लेकिन ये नए संगठन वाले अभी भी पुराने डर्रे पे चल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई पुराने डर्रे पे तो नतीजा जो 3 बार आया है वही रिपीट होगा। आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, आपको कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, आपको अपने आकाओं से बाहर निकल के पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, तब आप पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे। बीजेपी का मुकाबला सिर्फ
आप वैचारिक तौर पे और संगठनात्मक तौर पे जब तक नहीं करोगे, आप किसी लीडरशिप की अगुवाई में ये सोचो कि हम सिर्फ उसके आधार पर बीजेपी को हरा देंगे, बहुत मुश्किल है। सर लोगों को भाई नेता लोग जो है ये यात्रा निकालते हैं लेकिन समाधान कुछ देते नहीं, तो आप यात्रा तो निकलती है, समाधान तो जब सरकार में आता है आदमी तभी निकलता है। यात्री का काम तो यही है कि लोगों तक अपने मुद्दे लेके जाए और निरंतर एक लंबे समय तक लेके जाए, क्योंकि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में जलसों का भी अपना स्थान है, रैलियों का भी अपना स्थान है, लेकिन उसमें फिर भी क्या होता है, एक बार मोबिलाइजेशन हुई, एक हफ्ता चर्चा होगी, उसके बाद लोग भूल जाएंगे, अगली बात शुरू हो जाएगी। यात्रा निरंतर जैसे हमारी 7 महीने चलेगी, तो 7 महीने बहुत हो जाते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो उसका मुझे लगता है असर थोड़ा लंबे समय तक रहता है। किसानों की जो सीजन शुरू हो चुका है बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कह रहे हैं भाई नई नई योजनाएं जो थोपी जा रही है, जैसे बायोमेट्रिक की का विरोध कर रहे हैं किसान जी, तो इस पर क्या कहें? ये बिल्कुल एक ना बड़ा प्रशासन में इस तरह की नीति अपनाई जाती है आमतौर पर कि लोगों की जो मांग है उसको इतना छोटा बना दो कि बड़ी चीज़ के बारे में बात करना भूल जाएं। तो सारे किसानों का ध्यान किस चीज़ पे केंद्रित कर दिया कि आप अपनी ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन लगवा के लाओ, आप अपने बायोमेट्रिक्स करवाओ, आप 3 आदमियों की आपकी तस्दीक करने के लिए लाओ, इस तरह की चीज़ों में उलझा दिया। असली मुद्दे हैं जो अमेरिका के साथ डील हो गया, आपका पूरा बाजार जो खुलने लग रहा है, लोग अपने आप उस चीज़ से हटके और इन चीज़ों के अंदर घुले रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी टाइप की चीज़ें हैं। इसमें है क्या, इसका मकसद क्या है कि आपको अपने किसान पर भरोसा नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से तो आप चोर हो सारे के सारे, आप अपनी फसल नहीं ला रहे, आप इसको मार्स के प्लैनेट से उतार के लाने लग रहे हो। क्या यार, मतलब फसल है यहाँ की नहीं, पड़ोस के 20 किलोमीटर दूर की होगी, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपको मंडी फीस मिलनी है और सरकार के तो खजाने में अनाज आने लग रहा है। ये जो पिछले 6 साल से 80 करोड़ को 5-5 किलो देने लग रहे हैं, ये वैसे ही आ गया क्या कहीं से? ये ज़्यादातर इन्हीं प्रदेशों से जाने लग रहा है, और लेकिन वो ये है, इनका किसानों से कोई वास्ता नहीं, तो इस प्रकार का रवैया है। लोगों की नाराज़गी है, उसके बावजूद बीजेपी लगातार चुनाव जीतते जा रही है। वही हमारा इस यात्रा का मुख्य मुद्दा है कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ कहने को नहीं है। और मैं लोगों से कई बार पूछता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं याद है 2024 के असेंबली चुनाव में बीजेपी ने कोई भी 2 वायदे किए हों जो आपको याद हो? क्योंकि किए ही नहीं, ना रोज़गार के लिए, ना किसानों के लिए, किसी के लिए नहीं। लेकिन हाँ, एक विभाजन के जो बीज बोए हुए हैं वो कहीं ना कहीं, क्या कहते हैं हिंदी में, प्रफुल्लित होने शुरू हो गए हैं, तो उसकी वोट लेते हैं ये राष्ट्रीय। सर मेहनत आप कर रहे हो, इलेक्शन टाइम में जाकर फिर एक परिवार के नजदीक सत्ता की सोच हो जाएगी सर, एक परिवार के बारे में सोचना। ऐसा तो कुछ नहीं है जी, वो तो ज़मीन पे कोई उतरेगा ही नहीं, तो बाकी दिखेंगे कहाँ से? तारे जमीन पे सर हमें सब मामला तक को लेकर आप संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि आपका राजनीतिक मत कुछ भी हो सकता है, जिसके अनुसार आप अपनी वोट का इस्तेमाल करते हैं। आप एक विचारधारा से संबंधित हो सकते हैं, आप किसी पार्टी से, कोई पार्टी आपकी पसंद की हो सकती है क्योंकि उनकी विचारधारा पसंद है या उनके कार्यक्रम पसंद है। आपको कोई नेता में आकर्षण नज़र आ सकता है, कई बार लोग हराने के लिए भी वोट डालते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल वाजिब हैं। लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि यदि कोई पार्टी, राजनीतिक दल या उसके नेता, यदि आप लोगों के बीच में बैर, वैमनस्य और ईर्ष्या और घृणा की भावना पैदा करके यदि वोट बनाना चाहें तो उनसे साफ रखें। आप जो 80 में बोल रहे थे, तो वहाँ एक आपने कहा था बीजेपी जो है जानबूझकर भाईचारा खराब कर रही है जी, तो फिर इस पर क्या, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, हमारी तो पूरी यात्रा का आधार ही ये है, मतलब 2016 से लेकर और आज तक निरंतर वही प्रयास है। अभी भी इनके आप पत्रकार हैं, आपने भी सुने होंगे वो बयान, जब इनका 1 साल सरकार का बने हुआ था, उसके महीना बाद तो 2-3 MLA और 1 MP जो MP नहीं रहे, वही वाली भाषा बोलनी शुरू करती जो 2016 में बोलते थे। चाहते ये हैं कि वो ऐसी बातें करें जिससे दूसरी तरफ से भी 2 शब्द आएँ और फिर उसको बढ़ाओ आगे। कोई खेल है सारा का सारा।
राज्यसभा चुनाव में भी देखा हमने कांग्रेस के किस तरह से अपने MLA बिल्कुल। तो ऐसे जब कांग्रेस एकजुट नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं, इसमें एकजुटता की बात नहीं है। इसमें तो खैर बात ये है कि आदमी का दीन ईमान ही बिक गया हो तो उसका तो क्या इलाज है। लेकिन मैं इसको 2-3 तरह से देखता हूँ। इतनी संख्या में जब क्रॉस वोटिंग या कैंसिलेशन डेलिबरेटली अगर हुई है, करीब करीब 1/4 पार्टी, तो वो सिर्फ पैसे के लेन देन से आगे से मेरा मतलब पैसे का लेन देन तो हुआ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता भी सता रही हो